नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। आजकल हम देख रहे हैं कई नेता और कई स्टूडेंट्स, कई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, कई अधिकारी आरक्षण के ऊपर अचानक ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई, आरक्षण का इतिहास क्या है, आरक्षण किस परिस्थितियों में लागू किया गया, आरक्षण देने के कारण क्या थे, समाज की ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें जो वर्ग पीछे छूट गए, जो वंचित वर्ग थे, जिनको मनुस्मृति के आधार पर शिक्षा से, संपत्ति से, व्यापार से, यहां तक कि मानवता के दर्जे से वंचित किया, वो पीछे छूट गए, उनको मुख्य धारा में लाना। यानी ये एक आरक्षण का इतिहास है और उस इतिहास को समझे बिना अगर कोई भी राजनेता या कोई अन्य व्यक्ति बयान देता है तो मैं इसे एक मूर्खतापूर्ण कार्य मानता हूं। क्योंकि आरक्षण पर ज्ञान बांटने से पहले आरक्षण के इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है। आज मैं इस मुद्दे पर 4 भागों में बांटकर अपनी बात करना चाहूंगा। पहला, आरक्षण की शुरुआत कब व कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई। दूसरा, आरक्षण के प्रकार क्या हैं, किस किस प्रकार का आरक्षण होता है। तीसरा, आरक्षण का आधार क्या है। चौथा, क्या इतिहास को जाने बिना किसी भी व्यक्ति को आरक्षण पर कोई अपना ज्ञान देना चाहिए। और पांचवा, क्रीमी लेयर व ईडब्ल्यूएस। क्योंकि इन तमाम मुद्दों पर मैं आज आपसे बात करने आया हूं। साथियों, ये तो हम और आप सब जानते हैं कि आज भारत का शासन भारत के इतिहास के हिसाब से चल रहा है। भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग का शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में अलग अलग समय पर आरक्षण देने का प्रावधान किया है। लेकिन इससे पहले आरक्षण की शुरुआत कहां से हुई और आरक्षण का जनक कौन है, संविधान में आरक्षण का प्रोविजन क्यों आया, इसको जानने के लिए हमें भारत के इतिहास के पन्नों में झांकना होगा। क्योंकि आज के संविधान से पहले करीब 1.5-2 हजार साल तक भारत की सामाजिक व्यवस्था का संचालन मनुस्मृति के रूपी कानून के हिसाब से चलता था। और मनुस्मृति में हिंदू समाज को 4 वर्ण में बांटा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का वर्ण भी ब्राह्मण है और जाति भी ब्राह्मण है। क्षत्रिय का वर्ण भी क्षत्रिय और जाति भी क्षत्रिय। वैश्य का वर्ण भी वैश्य और जाति भी वैश्य। लेकिन अगर किसी शूद्र से कोई पूछे तुम्हारा वर्ण क्या है, तो वो अपना वर्ण नहीं बताएगा, और अपनी जाति पूछे तो अपनी जाति का बखान शुरू कर देगा। जितनी भी ओबीसी जातियां हैं, जाट, गुर्जर, यादव, तेली, कुर्मी, प्रजापति, बढ़ई, लोहार, सोनार, कुमार, मौर्य, शाक्य, कुशवा, सैनी, ये तमाम जाति शूद्रों में आती हैं, जिन्हें आज के संविधान के हिसाब से ओबीसी के रूप में देश में लोग जानते हैं। ये जो चौथा वर्ण था, इसको मनुस्मृति रूपी संविधान के अंदर पढ़ाई से, ज्ञान से, संपत्ति से, व्यापार से वंचित रखा। और एक 5वां वर्ण था जो इस हिंदू सिस्टम में, इस फोल्ड में नहीं आता, वो है अछूत और आदिवासी, जो इस चारों वर्ण सिस्टम से बाहर था।
इसीलिए उनको कहीं अनटचेबल, उधर साउथ में पंचम, अलग अलग रूप में जाना जाता। और जो कबीलाई लोग थे या घुमंतु जातियां थी जो दूर दराज में शासन के कंट्रोल से बाहर कहीं रहते थे, जो बाद में आदिवासी कहलाए, तो इन वर्गों के बारे में सबसे पहले 1902 में तमाम पिछड़े वर्गों के लिए कोल्हापुर की एक रियासत के महाराज साहूजी महाराज ने 1902 में अपनी रियासत में पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की। और जब मैं पिछड़े वर्ग कहता हूं तो पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग, ये तीनों समाज आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद अगर इतिहास के पन्नों को हम कुरेदते हैं तो हम पाते हैं 1921 में पहली बार 1902 में कोल्हापुर महाराज के द्वारा जो 50% पिछड़े वर्गों को यानी SC ST OBC को रिजर्वेशन की व्यवस्था की, उसके बाद अंग्रेजों ने पहली बार 1921 में इन्हीं वर्गों के लिए मैड्रास प्रेसिडेंसी के अंदर रिजर्वेशन की व्यवस्था की। तत्पश्चात 1925 में एक सरकारी आदेश के द्वारा अंग्रेजों की सरकार ने दलित छात्रों को उच्च शिक्षा में अर्धशुल्क सुविधा दी। 1927 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने सरकारी नौकरियों में 1/12 हिस्सा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए रिजर्व किया। तत्पश्चात जब हम भारत के इतिहास को कुरेदते हैं तो 1919 में भारत में साउथ बोरो कमीशन आया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर साउथ बोरो कमीशन से मिले और उनको एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के माध्यम से तमाम अछूतों के लिए उन्होंने कई प्रकार की मांगे रखी। फिर 1928 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन के सामने भी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अछूतों के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनको राजनीति में हिस्सेदारी मिले, उनके पढ़ाई के लिए विशेष आर्थिक मदद हो, इन तमाम मुद्दों पर ज्ञापन दिया। तत्पश्चात 1930, 1931, 1932 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में जाकर हिस्सा लिया और इस देश के वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। साथ ही साथ पढ़ाई सहित उनकी आर्थिक उन्नति के लिए विशेष योजनाएं बनाने के लिए अंग्रेजों की सरकार को कन्विंस किया। और फिर 18 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ। कम्युनल अवार्ड का मतलब सांप्रदायिक पुरस्कार। यह जो सांप्रदायिक पुरस्कार था, जो 1932 में 18 अगस्त को लागू हुआ, घोषित किया गया, यह इस देश में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित किए। अल्पसंख्यकों के साथ साथ बाबा साहेब के प्रयास से अनुसूचित जातियों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र तय किए गए। लेकिन गांधी जी ने सोचा कि इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा, तो उन्होंने अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र बने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र तय हुए थे
उन्होंने उसके विरोध में वो अनशन पर बैठ गए और इस आर्गुमेंट के साथ बैठ गए कि अगर अनुसूचित जातियों का पृथक निर्वाचन क्षेत्र होगा तो इससे हिंदू समाज बंट जाएगा। एक तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अपने मांग पर अड़े थे, तो दूसरी तरफ गांधी जी अनशन पर अड़े थे। इस बीच गांधी जी की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पे अलग अलग तरीके से दबाव बनने लगा और फिर वो दबाव इस हद तक बना कि कई प्रकार की धमकियां मिली कि अगर इस अनशन के दौरान गांधी जी की डेथ हो गई तो इस देश में अछूतों का नरसंहार करके उनको जड़मूल खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे हालात में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के साथियों ने उनके साथ चर्चा की कि अगर पूरा समाज ही जड़मूल खत्म हो जाएगा तो फिर हम ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र लेके करेंगे क्या। और इस हालात में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को समझौते के लिए सहमत होना पड़ा और 24 अक्टूबर 1932 को यह पूना पैक्ट हुआ और पूना पैक्ट के तहत अनुसूचित जाति के लिए सीटें निर्धारित की गई, लेकिन सेपरेट इलेक्ट्रेट की बजाय ज्वाइंट इलेक्ट्रेट तय हुआ। यानी जो डबल वोट की बात थी कि अनुसूचित जाति का चुनाव क्षेत्र अलग हो और केवल अनुसूचित जाति के लोग उनको चुने, उसकी बजाय संयुक्त चुनाव क्षेत्र बने। अब रिजर्व सीट पे जनरल वाले लोग भी वोट डाल के चुनते। तो इस तरीके से 1932 के बाद राजनीतिक रिजर्वेशन शुरू हुआ, लेकिन इसको असली रूप फॉर्मल तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत सरकार का 1935 के अधिनियम के तहत फॉर्मल तरीके से अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए रिजर्वेशन यानी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज निर्धारित की गई और यहां से आरक्षण की शुरुआत होती है। लेकिन 1942 में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ब्रिटिश वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने और उन्होंने देखा कि 1941 के आईसीएस के एग्जाम में इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रूप में जाना जाता है, उसमें केवल एक दलित का चयन हुआ 1941 में। और 1942 में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ब्रिटिश वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर बने और एक मेंबर के तौर पर उन्होंने ब्रिटिश वायसराय को और ब्रिटिश की सरकार को इस बात को मानने के लिए मजबूर किया कि आपके तहत हमारे लिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन होना चाहिए। अंग्रेज सरकार ने उनकी बात को मान लिया और ब्रिटिश वायसराय ने 1943 में केंद्रीय सेवाओं में अनुसूचित जाति के लिए 8.33% रिजर्वेशन लागू किया। बाद में 1946 में यह बढ़ाकर 12.33% किया गया और फिर 1948 में बढ़ाकर इसको 16.66% कर दिया। इसके बाद 1950 में 26 जनवरी को भारत का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने बनाया था वो लागू हुआ और लागू होने के बाद 1951 से हमारे लोगों के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो जो बना वो तो 1952 में लागू हुआ, चूंकि पहला चरण 1952 में हुआ। लेकिन शिक्षण संस्थानों में लागू करने के लिए 1951 में अमेंडमेंट करके 16(4) जोड़ा और जिसमें अनुमति दी गई कि सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों सहित अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण लागू किया जाए और संवैधानिक रूप से दोनों के लिए प्रावधान कर दिया गया।
साथियों, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं समय समय पर कई प्रोविजन हुए। संविधान में 1930 संविधान के आर्टिकल 330 में लोकसभा के अंदर एससी एसटी के लिए सीटों की रिजर्वेशन की व्यवस्था हुई। आर्टिकल 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन की 2 सीटों को रिजर्व करने की व्यवस्था हुई। आर्टिकल 332 में स्टेट की असेंबलीज के अंदर एससी एसटी के लिए सीटों की रिजर्वेशन की व्यवस्था हुई। और आर्टिकल 333 में एंग्लो इंडियन के लिए 1 सदस्य की स्टेट के अंदर जरूरत पड़ने पर राज्यपाल को पावर दी। फिर आर्टिकल 334 में यह प्रोविजन किया कि राजनीतिक जो आरक्षण है यह 10 साल के लिए रहेगा। तो साथियों, मैं इसके बारे में बता दूं, राजनीतिक आरक्षण यानी लोकसभा विधानसभाओं की सीटों के लिए सीटें निर्धारित जो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए की गई, रिजर्व की गई, वो प्रोविजन इनिशियली 10 साल के लिए था, लेकिन वो हर 10 साल के लिए बढ़ता गया और 2021 में फिर उसे 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन कई राजनेता, कई एडवोकेट्स, कई विद्वान विद्वता दिखाते बिना ज्ञान के, बिना पढ़े, बिना अध्ययन किए, और वो कहते हैं कि अब सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन बार बार 10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। उन्हें पता ही नहीं। अभी राजनीतिक रिजर्वेशन 10 साल के लिए था जो हर 10 साल बाद बढ़ाया जाता है, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन है वो 10 साल के लिए नहीं, बल्कि वो परमानेंट है। वो तब तक के लिए है जब तक कि समाज में जो छुआछूत और जाति के आधार पर उत्पीड़न खत्म करके उनको पैरेलल बराबरी पर ना ला दिया जाए, सामाजिक रूप से और बाकी शैक्षणिक आर्थिक सब दृष्टि से जब तक ये दलित, पिछड़ा, वंचित वर्ग बराबरी पे ना आ जाए, तब तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन व सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन जारी रहेगा। इसमें कहीं कोई 10 साल का प्रोविजन नहीं था, लेकिन बहुत सारे अज्ञानी लोग, चाहे वो राजनीति में ही क्यों ना हो या वो इंस्टीट्यूशन में ही क्यों ना हो, चाहे वो अधिकारी ही क्यों ना हो, वो बिना ज्ञान के ज्ञान बांटते रहते हैं और कहते हैं कि रिजर्वेशन तो नौकरियों में 10 साल के लिए था, जबकि रिजर्वेशन नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में तब तक के लिए निर्धारित हुआ जब तक कि बराबरी न आ जाए। तो पहले तो बिना ज्ञान के बोलना उचित नहीं है। अब मैं आता हूं इस मुद्दे पर कि ये रिजर्वेशन कितने प्रकार का है। अगर संविधान की दृष्टि से देखें तो जो रिजर्वेशन है एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए शिक्षण संस्थानों में, लोकसभा में, विधानसभाओं में, बाद में जोड़ा गया जो गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त या पीएसयूज हैं उनके अंदर जोड़ा गया। उसमें कब मिला, मैं वो भी आपको एक बार ब्रीफ में प्रकाश डाल दूं। 1982 में पहली बार पीएसयूज व गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन में 15% एससी के लिए और 7.5% एसटी के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था हुई। लेकिन इस संवैधानिक और ईडब्ल्यूएस के लिए 2019 में ईडब्ल्यूएस यानी कि गरीबी के आधार पर, आर्थिक आधार पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जबकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए ना तो कभी कोई कमीशन बना, ना कभी कोई अध्ययन हुआ, ना अभी तक यह निर्धारित हुआ कि ईडब्ल्यूएस में जो लोग आते हैं उनकी जनसंख्या कितनी है। क्योंकि ओबीसी के लिए तो पहले काका कालेलकर आयोग बना, फिर 1978 में मंडल कमीशन बना, 1980 में रिपोर्ट आई, 1992 में इंदिरा साहनी वर्सेस
1990 में 7 अगस्त को मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया। कुछ लोग कोर्ट चले गए। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से केस चला। 1992 में सुप्रीम कोर्ट से रिजर्वेशन के समर्थन में जजमेंट आया और एक साल बाद 1993 में नोटिफिकेशन होकर ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लागू हुआ। लेकिन उसके लिए पूरा पहले कमीशन बनके पूरा अध्ययन हुआ, सर्वे हुआ, डाटा कलेक्ट किया गया। और जबकि चूंकि जाति गणना अभी तक हुई नहीं है ओबीसी की, तो पिछला जो हुआ था उसके आधार पर उसको 52% मानते हुए, क्योंकि पिछली कुछ जजमेंट थे कि 50% की सीमा को क्रॉस नहीं कर सकता रिजर्वेशन, इसलिए 49.5% इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने तय कर दिया। एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और 27% ओबीसी के लिए, यानी 49.5% रिजर्वेशन एससी, एसटी और ओबीसी को दिया गया, जिनकी जनसंख्या भारत में लगभग 85 से 86% है। अब मैं आता हूं ईडब्ल्यूएस पर। यह ईडब्ल्यूएस क्या है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इसमें कौन सी जाति आती हैं? इसमें क्रिश्चियन आते हैं, इसमें जैन आते हैं, इसमें अपर कास्ट सिख आते हैं, इसमें अपर कास्ट बौद्ध आते हैं और इसमें स्वर्ण जाति सारी आती हैं और मुस्लिम समाज की जो अपर कास्ट है वो आती है। इन सब को अगर जोड़ लें तो इन सबकी जनसंख्या लगभग 14 से 15% बैठती है। तो 14 से 15% की इस जनसंख्या में जिनको ईडब्ल्यूएस दिया गया, इसमें एससी, एसटी और ओबीसी को अप्लाई करना अलाउ नहीं है, उनको एक्सक्लूड रखा गया है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि 14 से 15% जनसंख्या को जो स्वर्ण में आती हैं, जो अपर कास्ट में आती हैं, जो रिजर्वेशन के कोटे से बाहर हैं, उनकी टोटल जनसंख्या लगभग 14 से 15% है और उनको रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के नाम पर 2019 में दे दिया 10%, यानी कि 2/3, यानी 66% रिजर्वेशन उस ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन दिया गया वो स्वर्ण जातियों की 2/3 जनसंख्या को दे दिया। तो पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें जजमेंट में उसको जायज ठहराया भारत सरकार के निर्णय को, मैं इस पे भी बात करना चाहता हूं। वो ये कि क्या किसी प्रकार का भारत की सरकार ने सर्वे किया कि स्वर्ण जातियों में, उस स्वर्ण जाति में चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो या अपर कास्ट हिंदू हो, इन जातियों में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की जनसंख्या कितनी है, कितने परिवार इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आने चाहिए। आपने क्राइटेरिया तो रख दिया 8 लाख तक सालाना इनकम, लेकिन स्वर्ण जातियों के अंदर कितने % लोग ऐसे हैं जिनकी सालाना इनकम 8 लाख तक है? क्या इस तरह का कोई डाटा सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुआ? और अगर केंद्र सरकार ने ऐसा कोई डाटा बनाया ही नहीं, ऐसा कोई सर्वे किया ही नहीं, तो आखिर सर्वोच्च न्यायालय ने ईडब्ल्यूएस के फेवर में जजमेंट किस आधार पर दे दिया? जो भी हमारे माननीय जजेज उस बेंच में थे, मेरा यह प्रश्न उन सब से है कि आखिर आपने किस आधार पर ईडब्ल्यूएस के फेवर में जजमेंट दिया? और अगर उनको आपने 66% रिजर्वेशन दे दिया तो फिर अनुसूचित जाति जनजाति का तो चूंकि आधार सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, लेकिन अन्य पिछड़े वर्गों को
जिनकी जनसंख्या लगभग 52% है, उसको जरा 66% रिजर्वेशन देना पड़ जाए तो कितना बैठेगा, जरा उसको भी लगा लीजिए। कितना निकलेगा? कम से कम 34% बैठेगा, 34 से 35%। लेकिन आप उनको कितना दे रहे हैं? 27%। वो भी अभी तक इफेक्टिव तरीके से लागू नहीं हुआ। तो ये जो सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में जो रिजर्वेशन है, ये तो आपको दिखता है। और भी कई प्रकार के रिजर्वेशन देश में हैं। क्या उन पे भी कभी कोई चर्चा करेगा या नहीं करेगा? जो खेत की जमीन होती है, वो तो उसका मालिक देश होना चाहिए, वो तो प्राकृतिक है। क्या कभी भी कोई अपनी मां के पेट से लेके जमीन पैदा हुआ है क्या? तो पूरे देश में जितनी भी जमीन है, उसका मालिक तो सरकार होनी चाहिए। जिसने अब से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 250 साल पहले जितनी जमीन कब्जा ली, या किसी को अंग्रेजों ने दे दी, किसी को मुगलों ने दे दी, किसी को नवाबों ने दे दी, वो उसके मालिक बन के बैठ गए। और मालिक भी आखिर कब तक? रिजर्वेशन पे तो सब सवाल करते हैं कि रिजर्वेशन कब तक, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये जो प्रकृति की दी हुई है जमीन, जल जंगल जमीन, इस पे कुछ ही वर्ग आखिर कितने सैकड़ों हजारों साल तक उसके मालिक बने रहेंगे? क्या उनके पूर्वज अपनी मां के पेट से लेके जमीन पैदा हुए थे क्या? जो पुराने धार्मिक स्थल हैं, जहां सैकड़ों सालों से चंदा चढ़ता, चढ़ावा चढ़ता है, वहां जो पुजारी है उस धर्म के, चाहे वो कोई भी धर्म हो, जो पुजारी है उसके मरने के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, वही पुजारी बनते आ रहे हैं। कोई धार्मिक स्थल की कोई ट्रस्ट है, तो जो पहले थे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, जहां लाखों करोड़ रुपया चढ़ावा चढ़ रहा है, कितना बड़ा फाइनेंस देश का वहां पर इकट्ठा है। इस रिजर्वेशन पे कभी भी कोई बात क्यों नहीं करता? ये रिजर्वेशन आखिर कब तक चलेगा? एक तो जमीन कोई हजारों, कोई 500 साल से, कोई 200 साल से, कोई 300 साल से, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे। भाई तुमने सैकड़ों साल तक जमीन भोग ली, अब सरकार उनसे वापस ले। जिनके पास नहीं है, वंचित वर्गों को, उनको जमीन दे दे। कोई 500 साल पहले किसी धार्मिक स्थल का ऊपर पद पे बैठा रहा, वहां से जो चढ़ावा चढ़ा उनके घर जाता रहा, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, आखिर ये कब तक चलेगा? ये भी तो एक प्रकार का रिजर्वेशन है। जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज बन गए, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे वही बन रहे हैं इस कोलिजम सिस्टम के तहत। ये भी एक प्रकार का रिजर्वेशन है। किसी के पिताजी 300 साल पहले व्यापारी बने, फिर उसके बच्चे व्यापारी, उसने संभाल लिया, फिर उसके बच्चे ने संभाल लिया, फिर उसके बच्चे ने संभाल लिया। ये भी तो रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन है, इस सच को तो इनकार नहीं कर सकता कोई। तो साथियों, कुछ चीजें हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए। भारत के संविधान के अमेंडमेंट 73 और 74 में, 92, 93 में 73 और 74वां संशोधन हुआ, जिसमें लोकल बॉडी में SC, ST और OBC की महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया। आर्टिकल 343D जोड़ा गया और SC, ST, OBC की महिलाओं को रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार 2021 में, अभी एक्यूरेट मेरे को, मैं डेट एक्यूरेट ही बता देता हूं, सॉरी 2023 में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने का विधेयक पास कर दिया, बिल पास कर दिया, विधेयक बन गया, और 2029 में उसे लागू करने की बात की गई। हालांकि इसमें भी बहुत बड़ा झोल है।
33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन तो कर दिया, लेकिन इसके अंदर दलित, आदिवासी और पिछड़ी वर्ग की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं की। यह भी तो दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग की महिलाओं के साथ एक धोखा है। खैर ये 2029 में लागू होगा, इसके ऊपर भी मुझे लगता काफी लड़ाइयां चलेंगी। - 2006 में 93rd अमेंडमेंट आया भारत के संविधान के अंदर, और इस अमेंडमेंट के तहत ओबीसी को आईआईटी, आईआईएम, एम्स आदि जो रेपुटेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है केंद्र सरकार के, उसके अंदर रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। और 93rd अमेंडमेंट में 2006 में ही आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया, जिसमें प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन देने की शिक्षण संस्थानों में बात की गई, पास किया गया, लेकिन अभी तक सरकारों ने लागू नहीं किया, जिसको लागू करने की जरूरत है। और इसी का परिणाम है जो पार्लियामेंट की कमेटी एजुकेशन, हेल्थ, वीमेन, यूथ के ऊपर बनी, जिसके चेयरमैन आदरणीय दिग्विजय सिंह हैं। उन्होंने तमाम बड़े शिक्षण संस्थानों से बात की, हायर एजुकेशन से बात की, प्रोफेशनल एजुकेशन से बात की, तमाम अधिकारियों से बात करने के बाद, तमाम सर्वे करने के बाद उन्होंने पाया कि प्राइवेट रेपुटेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर 0.89% केवल अनुसूचित जाति के लोग पढ़ते हैं और 0.53% अनुसूचित जनजाति के लोग बच्चे पढ़ते हैं। यानी ना 1% से भी कम एससी, एसटी के बच्चे प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं। ये हालात है। और एक बार अगर इसकी भी जांच हो जाए कि ईडब्ल्यूएस में शिक्षण संस्थानों में जो लोग आ रहे हैं या सरकारी नौकरियों में जो लोग आ रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या, एक बार अगर उसकी जांच हो जाए तो आपको पता चलेगा पैसे के दम पे 2-4-5 हजार रुपया खर्च करके पैसे वाले स्वर्ण जाति के लोग ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेकर अप्लाई करते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से एग्जाम देने जाते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से वो लोग नौकरी पे जाते हैं और वो नौकरी पा गए ईडब्ल्यूएस के नाम पर। मैंने तो खुद अपनी आंखों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में और कई अन्य यूनिवर्सिटीज के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हैं ईडब्ल्यूएस के नाम पर, मैंने देखा कि उनकी जो बैकग्राउंड है, उनके पास बहुत जमीन है, आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं। यानी ईडब्ल्यूएस में भी गरीब स्वर्णों को कुछ नहीं मिल रहा है, उनके साथ भी धोखा हो रहा है। तो साथियों, मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि मैं आपके सामने पूरे इस रिजर्वेशन के इतिहास को रखूं, क्योंकि जो मनुस्मृति की वजह से आर्थिक रूप से भी पिछड़ गए, सामाजिक रूप से भी पिछड़ गए, एजुकेशनल रूप से भी पिछड़ गए, उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए यह व्यवस्था की गई कि उनके लिए शिक्षण संस्थानों में और सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन के माध्यम से उनको मुख्य धारा में लाया जाए। और वैसे भी आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4) में क्लियर लिखा है संविधान के अंदर, दोज आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। लेकिन यहां ईडब्ल्यूएस जो आया वो तो समाज पहले से ओवर रिप्रेजेंटेड है, तो और वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है ही नहीं बिना किसी आधार के। तो ये एक ऐसा गंभीर विषय है, मैं समझता हूं, जैसे आजकल बयान आ रहे हैं, कोई कहता है ये आर्थिक आधार पे होना चाहिए, कोई कहता है जातीय आधार पे नहीं होना चाहिए। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर जो इतने बड़े पैमाने पर जातीय उत्पीड़न की घटनाएं आ रही हैं, एनसीआरबी का डाटा है कि दलित जातियों के साथ, आदिवासी जातियों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। 26% तो अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर है। खास तौर पर बीजेपी शासित राज्यों में बहुत ज्यादा उत्पीड़न दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों का हो रहा है। तो सवाल यह, जब जातीय आधार पर उत्पीड़न हो रहा है और रिजर्वेशन बनाया भी गया सोशली एजुकेशनली बैकवर्डनेस के आधार पर, तो फिर ये जो लोग मूर्खपने की बात करते हैं, जो चाहे पॉलिटिकल लीडर या वैसे कोई व्यक्ति आकर आरक्षण के ऊपर ज्ञान बांटना शुरू कर देता है। कोई कहता कास्ट बेस नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक बेस होना चाहिए। अरे पहले
आरक्षण किन कारणों से लागू हुआ, कौन से ऐसे कारण थे, कौन से ऐसी परिस्थितियां थी, जो वर्ग पीछे छूट गए, क्यों छूट गए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन सा ऐसा संविधान था जिसने उन्हें पढ़ाई से दूर रखा, ज्ञान से दूर रखा, व्यापार से दूर रखा, संपत्ति से दूर रखा। उन सब कारणों को दूर किए बिना और देश के प्राकृतिक संसाधनों में उनको हिस्सेदारी दिए बिना, उनको आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के रास्ते बनाए बिना आप कैसे कह सकते हैं कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर होना चाहिए? बोलने से पहले कम से कम पढ़े लिखे लोगों को और खासतौर पर राजनेताओं को अध्ययन करना चाहिए। बिना पढ़े कह देते हैं कि रिजर्वेशन 10 साल के लिए था, उन्हें पता ही नहीं है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए था, जो हर 10 साल बाद बढ़ाया जाता है। लेकिन शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों का जो रिजर्वेशन है वो तब तक है जब तक कि बराबरी, हर प्रकार की बराबरी ना आ जाए। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ, इस आशा और उम्मीद के साथ कि मैंने न्याय करने की पूरी कोशिश की है, ईमानदारी से बात आपके सामने रखने की कोशिश की है। बस एक लाइन ऐड कर दूं जो मेरे से छूट गई थी। प्रारंभिक तौर पर 1932 के बाद जब रिजर्वेशन लागू हुआ तो उस वक्त बंगाल, मद्रास में 30-30 सीटें रिजर्व की, मध्य प्रदेश में 20 सीटें रिजर्व की, उत्तर प्रदेश में 20 सीटें रिजर्व की और बिहार और उड़ीसा में 18% सीटें रिजर्व की। ये हमारे देश का इतिहास। और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जब इसको फॉर्मल तरीके से लागू किया तो उस वक्त विधानसभाओं की कुल सीटें 1585 थी। उस 1585 में अनुसूचित जातियों के लिए 151 सीटें थी और जनजातियों के लिए केवल 24 सीटें थी। लेकिन 1950 में बाबा साहब के संविधान के बाद अनुसूचित जातियों के लिए 15% और जनजातियों के लिए 7.5% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। तो धन्यवाद साथियों, आपने इतनी देर तक मुझे सुना और मैंने आरक्षण के इतिहास को आपके सामने रखने का पूरा प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ अच्छी जानकारी देने में मैं सफल हुआ हूंगा। कुछ सुझाव आप देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कम से कम आरक्षण के इतिहास के बारे में लोग जान सके, पढ़ सकें और जान सकें कि इस तमाम आरक्षण के इतिहास में साहूजी महाराज से लेकर पेरियार ईवी रामासामी नायकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन तमाम लोगों की कितनी कुर्बानी और कितना इनका मशक्कत रहा है। और इनसे पहले ज्योतिबा फूले जी ने जिस तरह शुरुआत की थी उसी को आगे धीरे धीरे हमारे महापुरुषों ने आगे बढ़ाया और आज हमारे लोगों के लिए आगे बढ़ने के रास्ते बने हैं। तो आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।